Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Nasir from FEI's class 7th history, chapter number 2nd, New Kings and Kingdoms, lecture number 1st. आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। जैसा कि आपको मैंने पहले कहा कि इस चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो मिडिवल पीरियड में अगर हम बात करें 7th सेंचुरी से जो शुरू हुई, उसमें नई नई किंगडम्स वगैरह बनने लगी इंडिया में। और यहाँ पे अगर हम बात करें, बहुत बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे जिन्होंने पावर गेन की, अपनी आर्मी वगैरह की स्ट्रेंथ वगैरह जब उनकी बढ़ने लगी तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े रीजन्स पे रूल करना शुरू किया, जिनके अंडर में बहुत बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स, वॉरियर चीफ्स वगैरह थे उस वक्त इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब ये जो एग्जिस्टिंग किंग्स थे, इनके अंडर में बड़े बड़े जो लैंड लॉर्ड्स वगैरह थे वो काम करते थे और जिनको ये सबऑर्डिनेट्स कहते थे। इसका मतलब ये बड़े किंग्स के साथ में काम करते थे। इन समानताज या लैंडलॉर्ड्स के पास बहुत सारी ज़मीन होती थी और इनकी अपनी आर्मी होती थी। तो ये वक्त आने पर किंग को अच्छे गिफ्ट्स भी देते थे और साथ में जब किंग को सपोर्ट की ज़रूरत होती थी उस वक्त आर्मी भी देते थे अपनी। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया में, जो अर्ली मिडिवल पीरियड था उसमें जो डायनास्टीज रूल कर रही थी, नॉर्थ इंडिया में गुजर प्रतिहाराज थे, पालास थे, राष्ट्रकूटाज और चहमानज, और बाद में इनको कहा जाने लगा चौहानज। इसी तरह से साउथ इंडिया में चोलाज, पांड्यास और चोलकियाज। तो ये साउथ इंडिया में कुछ डायनास्टीज रूल कर रही थी। तो मैं मैप में आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे उस वक्त का इंडिया का मैप है। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्थ इंडिया में चहमानज, जो कि दिल्ली और अजमेर के इलाकों पे रूल कर रहे थे। गुजर प्रतिहाराज जो यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में रूल कर रहे थे। इसी तरह से पालाज जो बंगाल और गुजरात के कुछ हिस्सों में रूल कर रहे थे। इसी तरह से राष्ट्रकूटाज जिनका सेंटर कर्नाटका था लेकिन महाराष्ट्र के भी इलाकों पे ये रूल कर रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु और केरला है या आंध्र प्रदेश है, उनके इलाकों में चोलाज, पांड्याज और चेहराज रूल कर रहे थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जब ये जो किंग्स थे या जब ये नई नई किंगडम्स बनी थी, उनके अंडर में हम कह सकते हैं इससे पहले 7th सेंचुरी के आसपास ही अगर हम बात करें, जो बड़े बड़े जो समानताज वगैरह थे, बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे, कभी कभी ये क्या करते थे, ये पावर गेन करते थे, अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाते थे और अपने रूलर को हटाकर ये खुद रूलर बन जाते थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट करार देते थे। और उसके बाद ये अपने आप पे या अपने आप को हाई साउंडिंग टाइटल्स देते थे। अब तो ये मतलब रूलर्स खुद बन गए, महाराजा धीरज, इसी तरह से चक्रवर्ती। तो ये अलग अलग टाइटल्स वगैरह अपने आप को देते थे। अब इनके अंडर में भी बहुत सारे लैंड लॉर्ड समानता जिनको कहते थे वो काम करते थे। इसके अलावा पीजेंट्स, ट्रेडर्स और ब्राह्मणस, क्योंकि ये जो नए किंग्स थे, समानता, पीजेंट्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन वगैरह के वगैरह कुछ भी नहीं थे, क्योंकि इनकी मदद से ही इनको रेवेन्यू, आर्मी वाला या हम कह सकते हैं बाकी टैक्सेस वगैरह मिलते, जिससे कि ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते थे। तो आप इस वक्त भी देख रहे होंगे कि कोई भी स्कूल हो वहाँ पे फी नहीं होगी तो वो कैसे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी। इसी तरह से अपनी कंट्री में अगर लोग टैक्सेस नहीं देंगे तो किस तरह से गवर्नमेंट चलेगी। तो ये ज़रूरी होता है। तो ये जो रिसोर्सेज वगैरह थे ये प्रोड्यूसर से हासिल किए जाते थे। जो भी प्रोड्यूस करते थे उसका वो एक हिस्सा किंग को देते थे, जिसको रेवेन्यू या टैक्सेस की सूरत में वो लेते थे। लेकिन ये जो रेवेन्यू और हम कह सकते हैं टैक्सेस वगैरह के पैसे थे, इससे किंग एस्टेब्लिश करता था टेम्पल्स, फोर्ट्स, या जो हम कह सकते हैं जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, पब्लिक टैंक्स वगैरह, वेल्स वगैरह खुदवाए जाते थे इन्हीं पैसों से। लेकिन ये रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज को ही रिक्रूट करते थे। उनसे कहते थे कि आप रेवेन्यू जमा करो। समझ में आ गया? तो हम कह सकते हैं उस वक्त यहाँ मतलब इंडिया में मोनार्ची का रूल था, उनकी जो मर्जी होती थी वो वैसा ही करते थे। लेकिन अगर हम बात करें, उस वक्त जो किंग्स की स्टोरीज वगैरह थी वो पोएटिक सूरत में प्रशस्तियों पे लिखी गई थी। मैं आपको अभी बताऊंगा ये प्रशस्ति होती क्या है। अगर हम बात करें, अभी हमारे पास जो प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह होते हैं ना हमारे घरों में,
उस वक़्त भी प्रॉपर्टी के कागज़ात वग़ैरह जो होते थे, उनको प्रशस्तिज कहा जाता था और साथ में जो किंग्स वग़ैरह की डिटेल वग़ैरह होती थी, वो भी प्रशस्तिज पर ही लिखी जाती थी। लैंड ग्रांट्स कभी-कभी ये जो किंग थे, ये अपने इन्फ्लुएंशियल जो कह सकते हैं दोस्त वग़ैरह जो या फैमिली मेंबर जो उनके होते थे, उनको लैंड ग्रांट्स देते थे। उनको एक ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा देते थे और वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती थी उस ज़मीन पे वो क्या करते। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखाऊँगा प्रशस्तिज। एक्चुअली में ये ब्राह्मण्स लिखते थे, क्योंकि ब्राह्मण्स ही पढ़े-लिखे लोग हुआ करते थे इंडिया में, जो संस्कृत और तमिल में इन प्रशस्तियों पर लिखते थे। एक्चुअली अलग-अलग मेटल्स पे भी ये प्रशस्ति लिखी जाती थी, लेकिन यहाँ पे खास तौर पे कॉपर का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह के जो कॉपर प्लेट्स होते थे, उनमें एनग्रेव करके चीज़ें लिखी जाती थी कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे है और ऊपर इसके किंग की सील भी होती थी या स्टैम्प भी होती थी, जो सबूत होता था कि हाँ, सच ही में ये प्रॉपर्टी या लैंड ग्रांट जो है फलानी पर्सन को दिया गया है। और साथ में मैं ये भी बता दूं, जो किंग होता था, किंग ने अपॉइंट किए थे बहुत सारे पढ़े लिखे ब्राह्मण्स वगैरह, जो हम कह सकते हैं कि उनकी तारीफें वगैरह ही ज़्यादा लिखते थे, क्योंकि अगर वो क्रिटिसाइज करते किंग को, उसके शॉर्ट कमिंग्स वगैरह के बारे में लिखते, तो किंग उनको अच्छी सैलरी और अच्छे गिफ्ट्स वगैरह नहीं देता। इसलिए प्रशस्ति वाले जो प्रशस्ति वगैरह बनाते थे या लिखते थे, वो हमेशा किंग की तारीफें ही करते थे। अब यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, उसमें क्या क्या होता था। सबसे पहले कहा जाता है कि जिसको भी ये ज़मीन दी जाती थी, तो वहाँ पे एक हम कह सकते हैं दीवार बनाई जाती थी कि ये वाला हिस्सा जो है ये फलानी पर्सन को एज लैंड ग्रांट मिली है। तो उसको अक्सर दीवार बनाई जाती थी मिट्टी से ही, और उसमें उसके ऊपर थॉर्नी बुशेस वगैरह लगाए जाते थे और साथ में उसमें वाटर गार्डन, लैंड, फ्रूट बेयरिंग ट्रीज वगैरह सारे कुछ हम कह सकते हैं ओपन स्पेसेस वगैरह सब कुछ होता था। और उसके बाद उसमें बहुत सारे गाँव भी होते थे, बहुत सारे लोग भी होते थे जहाँ पे जिसको ये लैंड ग्रांट मिली है वो टैक्सेस भी जमा करता था अलग-अलग चीज़ों पे। तो इसका मतलब ये शख्स पहले से ही अमीर होता था और फिर और ज़्यादा अमीर बन जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी बारे में कहा था मैंने प्रेशर के बारे में कहा था, तो कश्मीर के जो हम कह सकते हैं अर्ली मिडीवल पीरियड की जो हिस्ट्री है या 11th-12th सेंचुरी की जो हिस्ट्री है, वो एक हम कह सकते हैं एक बुक में लिखी गई है जिसका नाम है राजतरंगिणी, जो कि संस्कृत पोएम्स की सूरत में उस बुक में लिखी गई है और उनका लिखने वाला है कल्हना। और जो कल्हना के जो शागिर्द थे, उन्होंने उसको फिर जारी रखा कल्हना की मौत के बाद। लेकिन इनमें भी बहुत सारे सोर्सेज का इस्तेमाल हुआ है, इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स वगैरह, जिनके बलबूते पे ये हिस्ट्री लिखी गई है। लेकिन जो कल्हना की हिस्ट्री है इस राजतरंगिणी, उसमें किंग्स को क्रिटिसाइज भी किया गया है। अगर किंग्स ने कुछ गलती की है तो उनको भी उस बुक में लिखा गया है। इसका मतलब जो प्रशस्ति राइटर्स थे, ये उनकी तरफ नहीं थे। कल्हना ने बिल्कुल क्रिटिसाइज वगैरह अपनी हम कह सकते हैं किंग्स को किया है। जो भी उनकी गलत पॉलिसीज वगैरह थी उसके लिए वो क्रिटिकल रहे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वारफेयर फॉर वेल्थ। तो जब किंगडम्स वगैरह एस्टेब्लिश होती है, तो जेलेसी वगैरह भी शुरू होती है। हमेशा अ, एक इंसान जो है या एक किंग जो है, वो अपने आप को ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहता है, तो वो क्या करता है, अपनी नेबरिंग टेरिटरीज को भी अपने अंडर में कर लेना चाहता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कनौज एक इलाका है उत्तर प्रदेश में, गंगा वैली जिसको कहा जाता है, वहाँ पे अयोध्या डायनास्टी रूल कर रही थी। लेकिन नॉर्थ इंडिया की जो 3 बड़ी डायनास्टीज़ थी, गुजर, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज और पालाज, 700 से लेकर 900 के बीच में इन्होंने आपस में लड़ाइयाँ लड़ी ताकि हम कनौज पे हुकूमत कर सके। फाइनली उसमें गुजर प्रतिहाराज कामयाब हुए, लेकिन जो भी इन किंगडम्स के रूलर्स ने वो लड़ाइयाँ लड़ी, उनको ट्रिपार्टिट स्ट्रगल कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया में, जो हम कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम है, यहाँ पे मेन 4 कास्ट्स के लोग रहते हैं,
ब्राह्मणस, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। तो ब्राह्मण जो हमेशा है होते थे वो प्रीस्ट्स बनते थे, और साथ में जो क्षत्रिय होते थे वो वॉरियर क्लास था, वही रूल वगैरह करते थे, फौज में भी वही भर्ती होते थे। उसके बाद कमर्शियल क्लास आता था वेश्या, जिनमें पीजेंट्स, बिजनेसमैन वगैरह होते थे। उसके बाद शूद्रास, जो ये माना जाता था कि ये अपर थर्ड थ्री कास्ट जो है उनको सर्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रकूटास का जो कह सकते हैं कि फाउंडर था, जिसका नाम था दंती दुर्गा, उसने कर्नाटका का जो मेन रूलर था चालुक्यास, उस वक्त चालुक्य डायनास्टी रूल कर रही थी, उसको हटाने के बाद वो वहाँ पे खुद रूलर बने। लेकिन खुद ये क्षत्रिय कास्ट से नहीं था, तो इसने उसके लिए क्या किया, उसके लिए इसने एक हम पूजा करवाई, और प्रीस्टस की बदौलत ही वो करवाई। और इसने कहा उसके बाद कि मेरा जो बर्थ हुआ है, या नया जन्म मेरा हुआ है, उसके बाद अब मैं क्षत्रिय बन चुका हूँ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इंडिया में उस वक्त कोई भी रूलर जो होता था वो क्षत्रिय ही बनना चाहिए था। बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपकी बुक में हैं जहाँ पे कुछ ब्राह्मणस ने अपने कास्ट को चेंज किया, और हम कह सकते हैं अपनी ऑक्यूपेशन को चेंज किया, और उसके बाद वो खुद रूलर बने। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो रूलर्स थे अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपने रिसोर्सेज को दिखाने के लिए, ये बहुत बड़े और पावरफुल और हम कह सकते हैं वेल्दी टेम्पल्स बनाते थे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वेल्थ वगैरह रखा जाता था, जहाँ पे दूर दराज इलाकों से लोग आते थे। अ, अपना हम कह सकते हैं जो भी उनका नजराना वगैरह होता था वहाँ पे वो देते थे, और उसमें वो जो मूर्ति इंस्टॉल करते थे उससे भी ये दिखाना चाहते थे कि हम किस मतलब हम कह सकते हैं किस गॉड को मानते हैं या किस भगवान को मानते हैं। अब एक किंगडम का किंग जब दूसरे किंगडम के किंग पर अटैक करता था, वो हमेशा चूज करता था टेम्पल्स को ही, टारगेट करता था टेम्पल्स को ही, क्योंकि अगर वो किसी के टेम्पल्स को लूटता तो वहां पे उसको काफी ज्यादा वेल्थ मिलती, जिसको वो यूटिलाइज कर सकता था अपनी किंगडम को और पावरफुल बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान का इलाका जिसका नाम गजनी है, वहाँ पे सुल्तान महमूद रूल कर रहे थे। उन्होंने इंडिया में चहमांस के दौर में तकरीबन 17 टाइम्स रेड की, अटैक किया, जिस दौरान उन्होंने इंडिया के अलग अलग टेम्पल्स को लूटा, जिसमें खास तौर पे गुजरात का सोमनाथ टेम्पल है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड वगैरह था। उसके बाद ये अपने इस गोल्ड वगैरह को साथ में ले जाकर अपने लोगों पर खर्च करता था, और अपनी सिटी वगैरह इन्होंने काफ़ी आलीशान बनाई थी। इसी तरह से अगर हम बात करें, नॉर्थ इंडिया में एक डायनास्टी जिनका नाम था चहमानस, और बाद में चौहानस हो गया। तो उनका एक खास रूलर था, एक हम कह सकते फेमस रूलर पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड ने दो जंग लड़ी, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरियन और सेकंड बैटल ऑफ टेरियन। 1192 में फर्स्ट बैटल, और 1191 में पहला, और 1192 में दूसरा। पहले में उनने सुल्तान मोहम्मद गोरी, जो कि अफगानिस्तान से ही थे, उनको हराया। लेकिन दूसरे में ये खुद हारे, और इनकी मौत हो गई। उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम डायनास्टी शुरू हुई, जिस डायनास्टी के बाद बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन 1192 तक इंडिया में ये जो गुजर प्रतिहारास थे, राष्ट्रकूटास थे, या हम कह सकते हैं पालास वगैरह थे, ये रूल कर रहे थे। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम डायनास्टी शुरू हुई, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। अगले आने वाले चैप्टर्स में उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हमें साउथ इंडिया की डायनास्टी, खासकर चोलास के बारे में बात करनी है। इंशाल्लाह वो अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, या अमान अल्लाह।